सबसे पहले यहाँ पे जितनी भी उपस्थित हैं, मेरी सभी बहनें, माओं को और जितनी भी बेटियां हैं, सबको मेरा नमस्कार। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बहुत सारे मतलब ऐसे होंगे आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि महिला दिवस मनाया जाता है। बस क्या होता है कि बातों में रह जाता है। तो जब हम लोग आए हैं IMD से, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट से, और क्योंकि सब मनाते हैं अपने कॉलेज में, कुछ ना कुछ कर लेते हैं, कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं, तो हमने सोचा क्योंकि हम भी महिलाएं, तो कहीं ना कहीं हम जाके बात करेंगे और उनकी बात सुनेंगे। तो ये कंसेप्ट हमारी मैम है, डायरेक्टर मैम, जो पूरा कॉलेज देखती हैं, जिनके अंतर्गत हम सभी काम करते हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उनके द्वारा ये मौका हमें मिला कि हम आप लोगों से रूबरू हो पाए। तो क्योंकि महिला दिवस है तो मैं शुरुआत करती हूँ। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे जागरूकता से रिलेटेड पॉइंट्स हैं कि हम जागरूक तो हैं, पर कहीं ना कहीं वो छोटे छोटे से पॉइंट्स हम लोगों से रह जाते हैं। हमें नहीं पता होता कि कैसे उसको डील करें, और हमें जब पता लगता है तो देर ही हो चुकी होती है। तो सबसे पहले एक कॉमन पॉइंट है जिसमें मैं डिस्कस करना चाहूंगी, जिसको हम बोलते हैं महीना आना, या इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक कैसे इसको हम हाइजीन, कैसे हम साफ सफाई से इसको रख सकते हैं। साफ सफाई हो, कभी कभी क्या होता है, साफ सफाई होने के बावजूद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, एलर्जी आ जाती है, स्वेलिंग्स आ जाती है, मतलब सूजन आ जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो जस्ट एक छोटा सा पॉइंट मैं बोलना चाहूंगी कि हमें पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। ये जो होता है, ये 13 साल से 19 साल की उम्र के बीच जितनी भी लड़कियां होती हैं उनको होता है। रीजन क्या है कि ये तो सबको पता होगा कि एग बनते हैं। जब वो एग बन रहे होते हैं, 13 साल की उम्र से बनने शुरू होते हैं, और इसके बाद वो एग्स कब बनते हैं, जब फर्टाइल होना होता है, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि कोई भी बच्चा जो अंडे से बनता है, तो उसकी एक पूरी की पूरी प्रोसेस मांगता है, पूरी क्रिया मांगता है कि इस क्रिया के लिए वो तैयार है, वो फीमेल तैयार है। उस दौरान क्या होता है कि वो अंडे से निकलना शुरू हो जाते हैं। जब वो अंडे हमारे गर्भाशय से निकलना शुरू हो जाते हैं, तो गर्भाशय की जो प्लेट्स हैं, जिनको हम बोल सकते हैं सतह होती है, वहां पे जमा होने शुरू हो जाते हैं। अब वहां पे जमा होने के बाद ये 28 दिन तक का प्रोसेस होता है, और उस 28 दिन के बाद क्या होता है कि वो महीना के रूप में, पीरियड के रूप में बाहर आ जाता है एज अ ब्लड, खून के। अब क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम यूज करते हैं जो मार्केटेड सैनिटरी पैड्स होते हैं, हम उनको यूज करते हैं, उनका हम इस्तेमाल करते हैं, हमें नहीं पता होता है कि उनसे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो उससे सबसे बड़ा नुकसान जो उसमें केमिकल डाला जाता है, बहुत ही इतना टॉक्सिक होता है, इतना जहरीला होता है। कभी कभी उस केमिकल से, बहुत रेयर केस होता है, ऐसा 10% होता है कि उन महिलाओं को वो ओवरी कैंसर जिसको हम बोलते हैं, वो तक होने की संभावना हो जाती है केवल उन सैनिटरी पैड से। तो जस्ट कॉमन में ये कहना चाहूंगी कि जो पैड होते हैं उसकी जगह क्यों ना कॉटन पैड यूज किए जाए। कॉटन पैड कहते हैं, हम उसको घर में भी बना सकते हैं, या फिर जो भी कॉटन का कपड़ा होता है हम उसको यूज कर सकते हैं, उसको वॉश करके, उसमें जो डिटॉल होता है उससे वॉश करके, उससे सुखा के उसको भी यूज कर सकते हैं। और हमेशा जो पैड यूज करते हैं वो 4 से 5 घंटे के अंतराल में उसको चेंज करते रहना चाहिए। और भी बहुत सारी प्रोसेस होती है, इसमें बहुत सारी क्रियाएं होती है। एलर्जी होनी शुरू हो जाती है। किस केस में एलर्जी होनी शुरू हो जाती है, मैंने आपको बताया, जो ये सैनिटरी पैड है इसके कारण होनी शुरू हो जाती है। तो इसको जस्ट चेंज करना चाहिए, ये हाइजीन है। कभी कभी क्या होता है, देखा जाता है कि कुछ महिलाओं में बहुत ज्यादा पीरियड्स आते हैं, वो 7 से 8 दिन के बीच में इस तरह आते हैं कि वो रुक नहीं पाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, अगर आपको ऐसा लगता है, घर वाले भी बोलते हैं कि कोई नहीं तो नॉर्मल होता है, तो प्लीज आप एक बार गायनो के पास जाइए, चेक कराइए, क्योंकि उस दौरान क्या हो जाता है, एनीमिया मतलब खून की कमी होने की संभावना हो जाती है। तो इस दौरान डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जो भी गायनो होती है। ये है मेंस्ट्रुअल
जो महीना है उसको हाइजीन हम कैसे साफ सफाई से रख सकते हैं, ये एक छोटा सा पॉइंट था। अब मैं बात करती हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत सारी बहनें भी बैठी हुई, बहुत सारी ऐसी भी हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे भी हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब हमारे बच्चों को फीवर आता है, मेरी मतलब बहुत छोटी सी बात है ताकि हम लोग इस चीज को देख सके। बच्चों को जब फीवर आना शुरू होता है तो हम क्या करते हैं कि उसका एक बार हमने उसको दवाई दे दी डॉक्टर से, लेके उसका फीवर नहीं उतरता है, फिर हम उसको फिर से दवाई लेके देते हैं। डॉक्टर क्या करता है कि इसके इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, या उसको ऐसी दवाई हैवी देता है कि उसका वो क्या हो जाता है, आदत हो जाती है। देखो, सबसे पहले आती है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक सब जानते होंगे। इस केस में क्या होता है, जो एंटीबायोटिक लेते हैं, एंटीबायोटिक की पहली जनरेशन होती है, 3 तरीके की होती है। एंटीबायोटिक की जो एज होती है, एंटीबायोटिक सबने सुना है, आप मुझे बताएं। एंटीबायोटिक की टैबलेट, एंटीबायोटिक सिरप, ये सब सुना है सबने, होती है ना। एक तो बुखार के साथ एंटीबायोटिक लगा के देते हैं, कहते हैं बहुत, जैसे हम बोलते हैं बहुत हैवी दवाई है और एलर्जी हो गई है, पेट में आग हो गई है, इसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक दवाइयां। एंटीबायोटिक्स की 3 जनरेशन होती है, 3 जनरेशन होती है एंटीबायोटिक्स। हेलो, ठीक। हमारे जितने भी बड़े थे उनके समय जो दवाई बनी हुई थी एंटीबायोटिक, वो अलग थी। इसके बाद जो हमारे मम्मी पापा जनरेशन आई, हमारे मम्मी पापा की या हमारे जो दादाजी हैं उनकी जनरेशन आई, उनके साइड की एंटीबायोटिक अलग थी। और इसके बाद जो हमारे बच्चे हैं, जो हम हैं, हमारे लिए जो दवाई आई है उसकी बिल्कुल अलग है। तो जब भी बच्चों को फीवर आता है तो डॉक्टर क्या करने लगे हैं, अब ये फीवर आया, बच्चा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं उठ पा रहा है, मतलब 103 तक बुखार बच्चे का चला गया, तो आपने देखा होगा डॉक्टर ऐसी दवाई दे देते हैं कि उसका एक दिन में बुखार उतर जाता है, अगले दिन में दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, या 2 दिन दवाई दे दी, तीसरे दिन जरूरत नहीं पड़ती, डॉक्टर बोलता है तीसरे दिन आके दिखाना, वो 3 दिन के अंदर ही सारा का सारा ठीक हो जाता है बच्चा। तो उस केस में क्या होता है कि उसने जो एंटीबायोटिक दी है, उसने हमारे अब वाली जनरेशन वाली एंटीबायोटिक दी है, जो हम लोग अब खाते हैं। और किसी भी एंटीबायोटिक जो गोलियां होती है, जो दवाइयां होती है, एंटीबायोटिक की उम्र जो होती है वो शरीर में रहने के लिए 10 साल होती है। जो हमारे दादी दादाओं ने खाई दवाई है, जो उनके बड़ों ने जो दवाई खाई वो पहली थी, जो हमारे मम्मी पापा, हमारे जो दादा खा रहे हैं वो तीसरी है, और जो अब हम खा रहे हैं वो तीसरी है। मैंने कहा ये 10 साल टिकती है। टिकने का मतलब ये है कि आपके शरीर पर असर ये केवल 10 साल तक रखेगी, इसके बाद ये आपके शरीर पे असर करना जो है वो फायदा देना बंद कर देगी। और अगर ये जब फायदा देना बंद कर देगी तो बुखार बिल्कुल नहीं उतरेगा। अगर उतरेगा ठीक है, थोड़ा बहुत मेहनत करके पानी की पट्टियां आयुर्वेदिक दवा देकर उतार लिया, पर इसके बाद बिल्कुल उसका शरीर इतना बीमार रहने लगेगा, जिसको वो दवाइयां दी जा रही है कि वो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 साल तक जी के बिल्कुल कभी उसकी किडनी या लीवर या जो भी उसमें शरीर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, और उसको फिर बुखार उसका उतरना बंद हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको आप वो दवाई दो, वो जब भी डॉक्टर के पास जा रहे हो तो उनको बोलो कि हमें जो पहले वाली एंटीबायोटिक है वो दो, अब जो हम दे रहे हैं वो नहीं दो। ये काम कौन करेगा? डॉक्टर एक बार को आपको नहीं बताएगा, पर डॉक्टर आपको लिख के देता है। आप जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, और मेडिकल स्टोर पे जो फार्मासिस्ट बैठा होता है, जो पढ़ा लिखा वहां पे बैठा हुआ है स्टोर पे, केवल वही आपको बताएगा कि आप उसको बोलोगे ना कि जो हमारी पहली पुरानी दवाइयां होती है एंटीबायोटिक की, वही दो, नई वाली मत देना। क्यों? 10 साल में आपको बार बार क्यों बोल रही हूँ? जब वो आपकी बॉडी में रहनी 1 साल तक असर, आपने तब बुखार हुआ, दवाई खाई, असर हुआ, बुखार खत्म, दोबारा खाई, ऐसे करते 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 10 साल हो गए, वो चीज वही खत्म हो गई। जो बैक्टीरिया हमारा, अच्छा बुखार आता क्यों सब हमें ये भी पता होना चाहिए। जो बाहर से, जब कोई भी हमारा बाहर से बैक्टीरिया, कुछ गंद या जो भी अंदर जाता है, तो हमारा शरीर जो है ना, जिसके अंदर रक्षक पाए जाते हैं, वे रक्षक लड़ाई करते हैं, और उस लड़ाई में कभी क्या होता है, तो वो जीत जाते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा थक जाते हैं या वो हार जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बुखार आता है। और बुखार में मैंने कहा कि बाहर से बैक्टीरिया जा रहे हैं, जो जिसको हम बोलते हैं वो जीवित होते हैं। जो भी बैक्टीरिया जाते हैं ना शरीर में, वो जीवित होते हैं, और वो जीवित क्या करें,
जैसे हम लोग अपने आप को चेंज कर लेते हैं ना, हमारे सामने मान लिया आज बर्फ गिरने लगा तो हमने अपना शरीर तुरंत हमारा शरीर उसी हिसाब से हो जाएगा। हम भले ही गर्म कपड़े पहन रहे हैं या बहुत ज्यादा गर्मी होने लगी तो हमारा शरीर भले ही ऐसे में बैठ रहे पर कहीं ना कहीं वो उसी के अपने आप को उसी रूप में बदल लेगा। तो ऐसे ही बैक्टीरिया होते हैं, वो आपने टैबलेट खाई, उसने जाके बैक्टीरिया को मार दिया या बाहर कर दिया या उसे रोक दिया, फिर आपने दवाई खाई, ऐसे करते करते 10 साल तक हो गए। तो बैक्टीरिया भी क्या करेगा, अपने आप को चेंज कर लेगा और वो अपने आप में इतनी चेंजेस करेगा कि जो आपने दवाई खाई है उससे लड़ेगा और कहेगा नहीं मैं जीवित रहूंगा। तो उस दौरान क्या होगा कि फीवर रहेगा ही रहेगा। तो एंटीबायोटिक से अपने बच्चों को, हमारा बच्चा अगर वो आज जो मैं दवाई खा रही हूँ या जो जनरेशन की जो दवाई है, तीसरी जनरेशन की जो दवाई है, हम अपने बच्चे को देना शुरू कर देंगे तो हमारे बच्चे का शरीर हद से हद 15 साल चलेगा, हद से 20 साल चलेगा। इसके बाद उसका जो शरीर हो जाएगा उसमें इतने रोग होने शुरू हो जाएंगे बच्चे के, कभी कोई रोग है कभी कोई रोग है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो उसको ठीक करने वाले रक्षक थे, वो जो हमारे बाहर से एंटीबायोटिक आ रही हैं या जो बैक्टीरिया आ रहा है उनके बीच की लड़ाई में वो खत्म होते जा रहे हैं, तो बच्चा बीमार रहना शुरू हो जाता है। तो कोशिश यही की जाए कि कैसे भी करके हम अपने बच्चों को फर्स्ट जो बोलते हैं ना हल्की दवाइयाँ, उनसे शुरुआत की जाए। ये मैं नहीं कह रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि हर कोई अपना फायदा चाहता है, हर कंपनी अपना फायदा चाहती है। मैं भी फार्मासिस्ट हूँ, कंपनी में दवाइयाँ बनती हैं, सबको फायदा चाहिए होता है। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इस चीज क्योंकि नहीं चलती है, जगह जगह नहीं चलते, नहीं बताई जाती। वह हमारा बच्चे का बुखार जिस डॉक्टर ने उतार दिया कि वो सबसे अच्छा डॉक्टर है, हम नहीं पूछते कि वो हमें कौन सी, हम पढ़ लेते हैं अच्छा पैरासीटामोल ये बहुत कॉमन है, ये एंटीबायोटिक है, ये इसमें पाउडर में पानी मिलाओ, हमें नहीं पता होती कि वो है क्या, कितने टाइप की है। डॉक्टर्स खुद मना करते हैं। अभी बीच में बुखार चला था, ये फ्लू चला था, डॉक्टर बोल रहे थे कि एंटीबायोटिक मत लो, शायद कोई हुआ होगा, उसने कहा होगा कोई हैवी दवाई मत लो, कोशिश करो घर पे रह के जल जाए, कोई भी हैवी दवाई ऐसी मत खाओ जिसको आपने देखा उसके साइड इफेक्ट, सबसे बड़ा तो साइड इफेक्ट यही है कि ऐसी या तो वो एसिडिटी बना देगा या पेट में इतनी जलन कर देगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो सबके साइड इफेक्ट है। हम लोगों को तो आदत है, जितने भी मेरे बड़े बैठे हम सबको आदत है कि अब हमारे शरीर बिना एंटीबायोटिक के ठीक नहीं हो सकते, पर हम अपने बच्चों के लिए जागरूक हो सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम जो बच्चों को दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं। बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, धन्यवाद। 1909 में न्यूयॉर्क सिटी में ये पर्व मनाया गया था। वोटिंग के लिए कुछ टाइम के लिए 1909 में से ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके बाद जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था उसने इसको पारित कर दिया था 1969 से कि महिला दिवस मनाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमें महिलाओं को पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और कहाँ पे नहीं कर रहे हैं। नारी सशक्तिकरण का मेन मुद्दा यही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा महिलाएं, आपने देखा होगा कि हर क्षेत्र में महिला आजकल काम कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले महिला है, मिलिट्री क्षेत्र में भी महिला का योगदान है। लेकिन क्या कारण है कि हमारी जनसंख्या वहाँ पे और प्रतिशत की न्यूनतम इतनी कमी हो रही है? कारण ये है कि सभी क्या कहते हैं कि परिवार में बेटी हो जाती है 12वीं के बाद होती है, या तो ये कोई ये सोचता है कि परिवार की या तो बच्ची की शादी कर दी जाए या फिर बच्ची को कोई सिंपल सा कोर्स करा के उसकी शादी कर दी जाए। कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है कि हम अपनी बेटियों को सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि आप अपनी बच्चियों के बारे में भी सोचें कि उन्हें भी उड़ने का मौका दें और वो भारत में उनका नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और अपने देश का भी नाम रोशन करें। साथ के साथ उन्हें अवेयर कराइए कि आप उनका जो आत्मविश्वास कम है, आप उन्हें माता क्या होती है, माता का क्या उद्देश्य होता है, माता जो मोटिवेशन, जो आत्मविश्वास माता बढ़ा सकती है अपने बच्चे का, वो कोई नहीं बढ़ा सकता है। तो आप अपनी बच्चियों को बताइए कि आप यहाँ तक नहीं रहना है, आपको देश का भी नाम रोशन करना है और आपको हर विभाग में, अगर बच्ची कंप्यूटर विभाग में जाना चाहती है, मिलिट्री में जाना चाहती है, पुलिस विभाग में जाना चाहती है, अगर बच्ची का मन है और लेकिन उसे किसी भी तरीके से उसे प्रेशराइज ना किया जाए, उसे सहयोग किया जाए कि आप पढ़िए और उसके बाद सब कुछ है। अगर एक बेटी जिस परिवार की पढ़ लेती है, उसके जो आगे आने वाली पीढ़ी होती है वो भी काबिलिया हो जाती है और फिर उससे ही
अवेयर लेते हैं कि हमारी बच्ची ने ये किया था तो हमें भी करना चाहिए। अगर आपके परिवार की किसी भी परिवार की कोई बच्ची पुलिस विभाग में चली जाती है या अन्य सेक्टर में भी चली जाती है, आईटी कंपनी में भी चली जाती है, तो जो आपकी परिवार में और लड़कियां हैं उनको क्या मोटिवेशन मिलेगा कि इस बच्ची ने ये काम किया तो हम क्यों ना करें। तो सबसे पहले पहल हमें करनी पड़ेगी, और जब तक कोई पहल नहीं करेगा उसके बाद कोई पहल नहीं होगी। तो आपसे निवेदन यही है कि अपनी बच्चियों को खूब पढ़ाएं और उन्हें खूब मोटिवेट कीजिए। उनकी शादी करने पे इतना ध्यान न दीजिए, शादी तो बाद में भी होती रहेगी, ये बात आप समझ रहे होंगे। आपसे मेरा निवेदन यही है कि अपनी बच्चियों को पूरा का पूरा सहयोग कीजिए। जैसे कि आपको आजकल पता है कि मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहे हैं। जैसे कि आपका आधार कार्ड होता है, आप आधार कार्ड की डिटेल ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को ना शेयर करें, ना ही उसे साझा करें कि आप अपना व्हाट्सएप पे अपना आधार कार्ड भेज देते हैं, साइबर कैफे पे आप अपना ओरिजिनल आधार कार्ड रख के चले जाते हैं। ये बहुत गलत होता है। आपका आधार कार्ड पीएनबी बैंक में भी लगा होता है, जिसमें भी बैंक में आपका खाता खुला होता है उसमें भी आपका आधार कार्ड लगा रहता है। पैन कार्ड की डिटेल आप शेयर ना कीजिए। अपना पैन कार्ड आप साइबर कैफे पे रख के चले जाते हैं या किसी को व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि ये छोटी की छोटी गलती ही हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड अगर उनसे इंफॉर्मेशन मिल जाए तो वो क्या ना कर सकता है, वो बहुत कुछ कर सकता है। तो मेरा निवेदन यही है कि आप अपनी ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना मोबाइल नंबर और अपनी फोटो और खासकर आपके हस्ताक्षर, सिग्नेचर, ये आप ऐसी कई जगह पे ना करें और छोड़ कर ना जाए कि जिससे वो आपके हस्ताक्षर का भी उपयोग कर सकता है। और आप यहाँ पे सभी छोटी छोटी बच्चे भी बैठी है जो इंस्टाग्राम और फेसबुक भी चलाती होंगी। मेरा आपसे आग्रह यही है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लिंक भेजे जाते हैं कि इस पोस्ट पे लाइक कर दीजिए, इस पेज को ऑन कर दीजिए, तो ये आपको पता नहीं है कि वो पेज फेक है। उसमें क्या होगा, आप उसमें अपना यूजर नेम डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, उससे क्या होगा कि आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड होगा वो उस थर्ड पार्टी के पास चल जाएगा। थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि जिसने वो पेज बनाया है उसके पास आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन चल जाएगी। उससे क्या होगा, वो आपकी इंस्टाग्राम आईडी या फेसबुक आईडी है, जो भी अदर अकाउंट है आपके सोशल मीडिया पे, सोशल साइट पे, वो उसका उपयोग कर सकता है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि मेरा पासवर्ड और आईडी सबके पास है, लेकिन आपको ये भी नहीं पता है कि आपकी इंफॉर्मेशन कहीं और चली गई। आपने तो क्या किया, उस पेज पे लिंक किया और लाइक कर दी पोस्ट पे, लेकिन उसके पास आपकी इंफॉर्मेशन चली गई। वो आपके अकाउंट से कुछ भी कर सकता है और फंसेगा कौन, आप जिसका वो अकाउंट है। तो निवेदन यही है कि ऐसी जो इंफॉर्मेशन आती है कि इस पे लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए, ये ना करें। पहले उसकी देखें कि वो फेक तो नहीं है। अगर वो फेक है तो बिल्कुल भी आप उस पे क्लिक ना करें, आप अपनी इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी शेयर ना करें, ठीक है। और मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको महिला सशक्तिकरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आदरणीय डायरेक्टर मैम, फैकल्टी मेंबर्स और मेरी सभी बहनों और बेटियों, सादर प्रणाम। आज हम यहाँ महिला सशक्तिकरण के उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्र हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक महिला का घर में स्वस्थ रहना सबसे जरूरी है। मैं आपको इसी बारे में बताना चाह रही हूँ कि जो महिलाएं होती है घर में जब भोजन बनाती हैं तो पहले ये ध्यान रखती हैं कि पहले सब भोजन कर ले, उसके बाद मैं खाऊंगी। लेकिन आपको एक्स्ट्रा ही बनाना है ताकि आपको भी पूरा मिले। ऐसे ही दूध का भी यही आप रखते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान इसलिए रखना है, जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप औरों का ध्यान रख पाएंगे। और एक माँ ही अपने बच्चे की प्रथम पाठशाला के लिए एक अध्यापिका होती है। तो जो माँ होती है वही अपने पुत्र और पुत्री दोनों को ही बहुत अच्छा समझाती भी है। माँ ही जानती है कि उसके बच्चे के मन में क्या चल रहा है। जब बच्चा छोटा होता है तो आप उसके हर एक सुख दुख का ध्यान रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है तब आप सोचते हैं बच्चा तो बड़ा हो गया, अपने हिसाब से चलेगा। नहीं, जब बच्चा 10th 12th में भी आ जाएगा तब भी आपको उसका उसी तरह ध्यान रखना है जब वो छोटा सा था, क्योंकि उस समय उसको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। आप ये मत सोचना कि वो बड़ा हो चुका है, क्योंकि बच्चे चाहे जितने बड़े हो जाए, हमारे जितने भी हो जाए,
हमें भी अपने पेरेंट्स की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। आपको ये ध्यान रखना है हमारा बच्चा उदास क्यों है, हमारा बच्चा किस दिशा में जा रहा है। कहीं हम जो पढ़ाई उसको दे रहे हैं उसको दूसरी पढ़ाई की ज़रूरत तो नहीं है। हो सकता है उसे कुकिंग का शौक हो और हम उसे साइंस साइड में धकेल रहे हो। उसको जो चीज़ पसंद है उसे हल्का सा हिंट ले सकते हैं। और आपको अपने बच्चों का हर तरह से ध्यान रखना है और साथ में अपना भी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सबको महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मेरा नाम सरिता शर्मा है और मैं IMT कॉलेज से हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ के अपने काम खुद से कर सकती है। वो किसी पुरुष के ऊपर आधारित नहीं है कि हाँ हमें हमारे कोई काम है वो हमारे घर के जेंट्स ही करेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे हमारे अपने पर्सनल जो भी काम होते हैं, जैसे कि बैंक से रिलेटेड कोई काम है, आप बैंक में अपने सेविंग करके रखती हैं, जो आप यानी चोरी से कोई अपनी पर्सनल सेविंग रखती है, सभी लेडीज रखती हैं मैक्सिमम, तो वो क्या होता है किसी को पैसे बताने भी नहीं है। जैसे अभी पीछे नोटबंदी हुई थी, 2000, 500, 1000 जो भी नोट बंद हुए थे, तो जो महिलाओं ने चोरी से सेविंग की हुई थी वो बता भी नहीं पा रही थी और नोटबंदी में वो मतलब उनको रिप्लेस भी नहीं करा पाती, क्योंकि चोरी से सेविंग की हुई आप क्या बता के अपने हस्बैंड को कहोगे। तो उस केस में हमें अपने काम किसी पुरुष के ऊपर आधारित ना होके खुद से करने चाहिए, जिससे कि हमारी जो चोरी से की हुई सेविंग होती है वो भी हमारी पर्सनल रहे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बैंक में जाके अपने काम खुद से कैसे करने हैं ये पता होना चाहिए। कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि हाँ हम नहीं जाएंगे या हम कर नहीं सकते। किसी भी क्षेत्र में हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, ना ही किसी पुरुषों के ऊपर आधारित है कि हाँ हमारे साथ कोई जाएगा या हम अकेले नहीं जा सकते। उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हमने कुछ अपना सेविंग किया है, हर महीने गांव में क्या होता है लेडीज दूध बेचते हैं, उपले वगैरह भी बेचते हैं, तो अपने पर्सनल जो पैसे होते हैं वो सेविंग करके रखते हैं। उनको आपके अकाउंट तो सबके होते हैं, किसी का वो डीएक्टिवेट हो जाता है, उसको जाके कैसे आप बैंक में जमा करा सकते हो। आपने एक एप्लीकेशन हिंदी में लिखनी आनी चाहिए या आप बोल के किसी अपने छोटे बच्चे से भी लिखवा सकते हो। वहां जाने के बाद आपने क्या करना है, बैंक में जाना है और एक जो फॉर्म होता है पैसा जमा करने वाला वो खुद से करना चाहिए, आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। उसमें क्या करना है, एक साइड हिंदी और इंग्लिश दोनों का होता है, उसमें अपने पासबुक से सारी डिटेल भरो, हिंदी में अपना अंगूठा या सिग्नेचर जो भी आप कर सकते हो वो करो। और अगर कुछ लेडीज थोड़ा जानती भी है, क्योंकि एंड्रॉइड मोबाइल जो होता है वो सभी चला रहे हैं आजकल, उसमें बैंक में जाने का भी जरूरत नहीं है, आप किसी से भी सीख के ऑनलाइन ऐप चला सकते हो। जो बैंक ट्रांजैक्शन होता है वो UPI वगैरह आप उसमें खुद से भी सीख सकते हो, ठीक है। अपने लड़कियों को सिखाओ ताकि वो आके आपकी हेल्प करें, जिससे कि आपको क्या होगा, अपना सेविंग का जो करने का तरीका है वो आपका गुप्त ही रहेगा, वो किसी को आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज, जैसे लेडीज क्या होती हैं, ये किसी के भी कहने बहकावे में आ जाती हैं, अधिकतर ऐसा ही होता है। जो सीधी लेडीज होती है वो तो बिल्कुल आ जाती है। अभी मैं एक गांव का आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ। फेसबुक पे जो डिटेल आती रहती है, अभी मैडम ने भी बताया जैसे कि फेसबुक पे लिंक्स आते हैं, ये आते हैं। एक मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि नटराज कंपनी ऑनलाइन घर बैठे महिलाएं ये कमाए, तो लालच भी आता है लेडीज को कि घर बैठे काम है 15,000 रुपए महीना का, उसमें ऐसा डिटेल है। तो उस लिंक पे जैसे आप जाओगे उसमें वो क्या बोलते हैं, अगर आप उन फोन नंबर्स पर फोन भी कर देते हैं, क्योंकि लेडीज को क्या लगता है खाली तो बैठे हैं, 15,000 रुपए महीना अर्न कर लेंगे तो क्या बुराई। उस लिंक पे जाने के बाद क्या होता है, वो 620 का फोन पे डिटेल लेगा। अगर आप वहाँ फोन करोगे तो वो आपको बोलेगा कि आपको 620 रुपए पे करना है और आपके यहाँ मटेरियल आएगा, आपको वो पैक करके और भेजना है, उसका आपको मतलब कोई पैसा नहीं देना, जबकि वो टोटली फ्रॉड है। आप जैसे ही 620 रुपए पे करोगे, वहां से आपके पास आपका डिटेल आधार कार्ड वगैरह वो मांग लेंगे, एक यूजर आईडी आपका बन जाएगा, वो फोन में ही भेज देंगे। उसके बाद क्या होता है, वो आपको फोन करेंगे, मैडम 20 मिनट में आपका माल आने वाला है,
3000 रुपए आप पे करेंगे। अब वहां फंस जाओगे, या तो 620 भी गए या फिर 3000 दो, कि जैसे ही आपका माल आएगा तो वो आपको वापस हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, वो भी फेक है। अगर 3000 दोगे तो भी फंस जाओगे, अदरवाइज वो 600 भी। तो इस तरह की जो ये घर बैठे वर्क होते हैं, इनमें अपना ध्यान बेकार ना करें। जो मेहनत से आप पैसा कमा सकते हो, वे फालतू वगैरह के इस तरह के काम से आप नहीं कमा सकते। तो अपना जितना भी काम है आप खुद से ही जाके अपना सेविंग वगैरह जितना भी डिटेल है, या फिर आप फोन के जरिए सीख कर वो काम कर सकते हैं। धन्यवाद। सम्मानीय मेरी प्यारी बहनों और बेटियों और मेरे स्टाफ मेंबर्स और जितने भी मेल मेंबर्स यहाँ पर हैं, आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। और आप सबको मैं नमन करती हूँ, क्योंकि आपके अंदर एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, एक प्रश्न आपके अंदर उठ रहा होगा कि हमें क्यों बुलाया गया, क्या कारण था कि हमें यहाँ पर सबको एकत्रित किया गया। तो सबसे पहले तो आपका जो प्रश्न है उसके ऊपर मैं आपको उसका उत्तर देना चाहूंगी। हमारे पास यूनिवर्सिटी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक इस तरह के लेटर्स आते हैं कि आप किसी भी गांव का निर्वाचन कीजिए। तो हमने गांव भलसवा को चुना और ये सोचा कि आपके गांव में आके, क्योंकि मनोज राणा जी यहाँ से हैं और हिमांशी हैं, इन्होंने यहाँ पे कॉन्टेक्ट किया, इनके सहयोग से हम आपसे मिल पाए। कुछ ऐसा मिशन नहीं है कि आपको लगे कि आपका समय व्यर्थ करने आ रहे हैं। सिर्फ हमें ये था कि आपके और हमारे बीच की दूरी मिट जाए। हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप हमारे बारे में जानिए। अभी जैसे आपको डॉक्टर नेहा ने बताया, डॉक्टर हिमांशी ने बताया, डॉक्टर सरिता ने बताया, डॉक्टर कल्पना ने, उन्होंने अलग अलग इश्यूज पर बात की। पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ आपके बारे में। आप क्या सोचते हैं? देखिए, कल 8 मार्च है और हिंदुस्तान में भी विश्व स्तर पर इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और महिला सशक्त है, इसमें कोई प्रश्न चिन्ह तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर क्यों जरूरत पड़ी कि हमें एक सशक्तिकरण दिवस मनाना पड़ा। आप ये देखिए, क्योंकि देखो हम लोग यहाँ के भारतीय हैं, भारत की ही बात करेंगे। महिला सशक्तिकरण वेस्टर्न कंट्री से आया, वेस्टर्न कंट्री से पाश्चात्य है, विदेशों से आया। ये हमारे देश की उपज नहीं है। यहाँ की महिला शुरू से सशक्त है, उसे सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है। आप सब यहाँ बैठे हो, सशक्त हो, हम सब यहाँ पर हैं, सशक्त है। आप सब सबसे पहले तो अपने जीवन का उद्देश्य समझिए। रानी लक्ष्मीबाई से परिचित हैं सभी? रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुना? अकेली ने अपने पीठ पे अपने बेटे को बांधकर किस तरह से उसने हथियार उठाया और अपनी रक्षा की, अपनी इज्जत की रक्षा की। देखिए, सबसे बड़ा जो नारी का गहना है वो चरित्र है। अगर हम अपने चरित्र को बचा जाते हैं तो शायद हमारे जीवन की सबसे बड़ी धरोहर बच जाती है। तो कोई भी हालात हो जाए, अपने चरित्र से समझौता मत कीजिए। 11 साल की आदिवासी महिला थी, अब तो वो 70 वर्ष की हो गई होगी, उनको पद्मश्री का अवार्ड दिया गया। 11 वर्ष की लड़की ने जब उसको कोई चीज नजर नहीं आ रही थी, उसके पेरेंट्स नहीं थे, उसका विवाह कर दिया गया और बहुत ही बड़े आदमी के साथ उसका विवाह हुआ। उसके अंदर एक पैशन था, उसके अंदर एक जज्बा था। वो जज्बा क्या था? वो पेड़ लगाती रहती थी। जगह जगह जहां देखा उसने पेड़ लगा दिए, जड़ी बूटियां उठाई, वो पेड़ लगा दिए। पेड़ लगाने का उसका एक भयंकर उसके अंदर ये था कि मेरे को हर जगह पेड़ लगाने हैं। उसकी इस चीज को वन विभाग उधर आया तो उन्होंने पहचान लिया, उन्होंने उसको मौका दिया कि आप हमें ज्वाइन कीजिए, आप आइए और आप हमारी नर्सरी में पेड़ लगाने का काम कीजिए। वहां उसने बहुत ही कम समय में 25,000 से ज्यादा पेड़ पौधे लगा दिए। उन पेड़ पौधों के बाद उसके अंदर क्या क्वालिटी थी? उसको एनसाइक्लोपीडिया कहते थे। एनसाइक्लोपीडिया मतलब जो जिस चीज का ज्ञाता होता है। एनसाइक्लोपीडिया में हजारों चीजें एकत्रित होती है, तो उनको क्या कहा गया कि जो मदर प्लांट होता है, एक प्लांट से जो सारी ब्रीड निकलती है तो मदर प्लांट उसको बोलते हैं। उस एक प्लांट से हजारों पौधे बनाने वाली अब वो ये बता देती थी कि ये मदर प्लांट है। तो ये सारी चीजें, ये सारी खूबियां आपके अंदर भी हैं।
मैंने इसलिए एग्जाम्पल दिया क्योंकि मैंने देखा आप ये बात कह रहे थे कि मैं स्कूल जाने का मौका नहीं मिलेगा, मैं पढ़ नहीं पाई। जज्बा होना चाहिए, आपके हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। आप सब कुछ कर सकती हैं, आपके अंदर सारी शक्ति है। तो जो एक आदिवासी महिला, आदिवासी हमसे भी ज्यादा उनकी बदतर जिंदगी थी, उनके पास ये सुविधाएं नहीं थी, उनके पास कुर्सी बैठने को नहीं थी, उनके पास घर की सारी जरूरतें नहीं थी, और माँ बाप ने उनका विवाह भी ऐसी परिस्थिति में कर दिया जहां गुजारा करना भी बहुत मुश्किल था। पर आप ये देखिए, वो औरत पद्मश्री का अवार्ड लेकर जा रही है राष्ट्रपति से। आप देखिए मतलब कितना जज्बा है। दूसरी मैं बात करूंगी, अरुंधति नाम एक महिला का मैं नाम आपके सामने लेना चाहती हूँ। उसकी परिस्थिति देखिए, गौर से सुनिएगा। उनके साथ क्या हुआ, वो ट्रेन में सफर कर रही थी, ट्रेन में सफर करते हुए कुछ हमला हो गया। हमला होते हुए वो ट्रेन के ट्रैक पे गिर जाती है। एक ट्रेन उधर से आती है, दोनों टांगे उनकी कट जाती हैं। भाई अगर बिस्किट चाहे 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट बात करने दो प्लीज, अच्छा आराम से दे दो। तो वो ट्रेन उनकी दोनों टांगे क्रॉस कर जाती है। तो जब वो उनकी टांगे दोनों कट गई, तो जब उनका होश आया, उन्होंने अपने आप को हॉस्पिटल के बिस्तर पर पाया। अब जब वो हॉस्पिटल के बिस्तर पर पहुंची तो उन्होंने डॉक्टर को क्या स्टेटमेंट दी कि मैं एवरेस्ट कैसे चढ़ पाऊंगी। डॉक्टर ने कहा तू बाथरूम तक तो जा नहीं पा रही है, तेरी हालत देख, तेरी टांगे नहीं है, तू एवरेस्ट चढ़ने की बातें कर रही है। लेकिन जज्बा देखिए, आदमी ये सोचता है मैं मर क्यों नहीं गया। उसके अंदर एक इस तरह की फीलिंग्स आती हैं जब दोनों टांगे कट जाए, वो भी एक लड़की की, तो उसके अंदर जज्बा क्या आता है कि मैं मर क्यों नहीं गई, मेरे साथ ही क्यों हुआ। वो पूरा ईश्वर ने मेरे को क्या कहा, वो बहुत सारी गाली गलौज समाज को भी देती है, ईश्वर को भी देती है, अपने पेरेंट्स को भी देती है कि मेरे को किसी ने प्रोटेक्ट नहीं किया। पर उसका जज्बा क्या था कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। और वो लड़की ने ये करके दिखाया, उसने नकली टांगे लगवाई और उसने हौसला नहीं हारा और हिंदुस्तान का परचम झंडा जाके नकली टांगों के साथ उसने माउंट एवरेस्ट चढ़ी। तो ये होता है जज्बा। हमारी हालत उससे बुरी तो नहीं है, वहां से तो हम ठीक है, परमात्मा की कृपा है। तो हमारे अंदर सिर्फ कमी क्या है, हम अपनी ताकत, अपनी शक्ति पहचानते नहीं। हमें सबसे पहले अपनी शक्ति को पहचानना पड़ेगा, हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं। मजबूर होकर रोना नहीं है कि हम मजबूर हैं, ओहो भाई हमारे तो पतिदेव ने हमें पीट दिया, या क्यों पीट दिया, ऐसे हालात ही नहीं होंगे, या कुछ हमें कह दिया, या हम उन्हें रोक नहीं सकते। देखिए आपका कर्म आपके साथ है, आपके पति का कर्म आपके साथ है। वो अलग पैदा हुए, आप अलग पैदा हुए, वो अलग मरेंगे, आप अलग मतलब देखिए बुरा मत मानिएगा, मतलब डेफिनेशन सिंपल सी है, पति परमेश्वर है ठीक है, लेकिन दोनों के कर्तव्य अपनी अपनी जगह महत्व रखते हैं। दोनों दो पहियों की गाड़ी है, एक पहिए से नहीं चलेगी। दोनों का व्यवहार घर में सही होना चाहिए। अपने बच्चों के लिए आपको जागरूक होना चाहिए, अपने लिए जागरूक होना चाहिए, जैसे अभी आपको हाइजीन की बातें बताई। और एक और चीज मैं आपको हिम्मत की एक और मेरे को वाकया आ गया याद, मैं शेयर करना चाहूंगी। स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना है? विवेकानंद जी का नाम सुना आपने? सुना होगा, बच्चों ने सुना होगा। विवेकानंद स्कूल्स भी बहुत होते हैं, नहीं सुना? चलो मैं बताती हूँ। विवेकानंद जी हमारे समाज के लिए समाज सुधारक रहे, शिक्षा शास्त्री भी रहे, बहुत कुछ उन्होंने समाज के लिए किया। तो मैं उनका एक हौसले का वाक्य आपसे शेयर करना चाहती हूँ। क्या हुआ, ब्रिटिशों का राज था, अंग्रेजों का राज था हमारे ऊपर, और वो ट्रेन में सफर कर रहे थे। जब वो ट्रेन में थे तो एक अंग्रेज उनके साथ सामने वाली सीट पर आकर बैठ गया। तो उसने देखा कि इसने मेरे सामने जूते उतारे हुए हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी अपने उनके, क्योंकि आपको पता है संत महात्मा जो होते हैं वो गेरुए वस्त्र पहनते हैं, उन्होंने गेरुए वस्त्र पहने हुए थे और उसमें बैठे थे। तो अंग्रेज ने सोचा ये कोई आम संत है, उसने देखा मेरे सामने जूते उतारने की हिम्मत की, इनके हिंदुस्तानियों की इतनी हिम्मत कि ये अधीन होकर इतनी हिम्मत कर रहे हैं। उसने उनके जूते उठाए और ट्रेन से
बाहर फेंक दिए। विवेकानंद जी सोए नहीं थे, जागृत अवस्था में थे, तो उन्होंने वो सब वाक्य देख लिया। उसके बाद अंग्रेज सो जाता है, तो विवेकानंद जी उसका कोट उठाते हैं और खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। अभी देखिए जज्बा, अधीनता के बाद जज्बा कितना उनके अंदर। वो अंग्रेज जब उठता है तो कोट को अपना चारों तरफ देखता है, मेरा कोट नहीं मिल रहा, मेरा कोट कहाँ पर है। तो वो विवेकानंद जी से पूछता है, ओ ब्लैक डॉग, इंडियन डॉग्स हमें बोला करते थे, आपको पता ही है कि बहुत जगह पर लिखा भी होता था क्लब्स में, मेरा कोट देखा आपने? उसने कहा हाँ जी देखा। कहता कहाँ है? कहता मेरे जूते ढूंढने गए। आप हिम्मत देखिए, मतलब इतनी हिम्मत सबके अंदर होनी चाहिए कि अधीनता होने के बाद भी, परिस्थितियां जैसे भी हो, लेकिन अपने जज्बे को कायम रखना, अपने आप को हर परिस्थिति में मजबूत रखना। आप मजबूर नहीं है, ये ध्यान रखिए, मजबूर नहीं है, मजबूत है नारी, हर तरह से मजबूत है। आपके अंदर पुरुषों से एक्स्ट्रा क्वालिटीज है। एक्स्ट्रा क्वालिटी क्या है? आप मां, आपके अंदर विनम्रता बहुत ज्यादा है। देखिए पुरुष कई स्थिति में, बल्कि आप ये देखिए पुरुष को इमोशनल होने का भी अधिकार नहीं। हम समाज में हमेशा नारी की बात करते हैं और पुरुषों के बारे में चर्चा कम करते हैं, क्योंकि नारी सशक्त हो जाए, नारी सशक्त हो जाए। मैंने बताया कारण क्या रहा कि ब्रिटिश साम्राज्य में और मुगल साम्राज्य में थोड़ा सा नारी को पिछाड़ दिया गया, अदरवाइज नारी बहुत आगे थी। तो पुरुषों के अंदर शुरू से ही, लड़के जब होता है, लड़का, आप घर में छोटा बच्चा है तो लड़के को आप क्या कहते हो? और तू लड़का है, रो रहा है, बोलते हैं नहीं, तू लड़का होके रो रहा है। आपने उसके इमोशंस वही खत्म कर दिए। क्या उसको अधिकार नहीं रोने का? इसलिए आदमियों को हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं, वो अपने भाव प्रकट नहीं कर पाते। समाज ने उनको ऐसा रूप दे दिया है कि तुम्हें अधिकार नहीं है, तुम्हें रोने का अधिकार नहीं है, तुम आदमी हो, तुम मजबूत रहो। आप नोटिस कीजिए, मैक्सिमम अगर हेल्थ आप उसमें जाते हैं चार्ट में, मैक्सिमम हार्ट अटैक पुरुषों को होते हैं। तो आपने पुरुषों को क्या, अपने बच्चों को, उनको भी घर में संभालना है, उनके लिए ऐसे हालात पैदा करने हैं कि वो भी अपनी भावनाएं आपके सामने व्यक्त कर सके। तो अपने बच्चे को शुरू से बताना है, ये नहीं उसको चोट लगी, रोया है तो रोने दीजिए, क्या हो गया, उसको चोट लगी है, उसको दर्द हुआ है। बेटी है, बेटी रोती है तो उसको आप कहते हैं कि नाजुक है, बच्ची है, वो नाजुक बनती चली जाती है। लड़का सीख रहा है कि वो नाजुक है, मैं उसको अटैक कर सकता हूँ, वो वहीं से परवरिश हमारी गलत शुरू हो जाती है। लड़के और लड़की की परवरिश डिफरेंट हम कर देते हैं, तो वो जब समाज में जाएगा वो पुरुष बनेगा। देखिए आज तक हमारे साथ जो भी हुआ, जो भी हालात हुए, उसमें हमारा बस नहीं था, उसमें आपके बड़ों ने जैसे जैसे संस्कार हमारे अंदर डाले उस तरह से हम बनते चले गए। पर मैं ये मानकर चलती हूँ, हम नमन करते हैं कि हमारे संस्कार बहुत अच्छे हैं, तभी आज हम अपने चरित्र को बचाए हुए हैं। तो हमें अपने बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार भरने हैं, हमें अपने बच्चों को मजबूत बनाना है, स्पेशली दोनों को, लड़के और लड़की दोनों को बहुत मजबूत बनाना है। कहीं भी इस तरह की भावना नहीं भरनी कि आप लड़के हो, आप बहुत मजबूत हो, आपको रोने की जरूरत नहीं, चोट लगी कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई झगड़ा करके आए तब भी उसकी पीठ थपथपा दी, रात को आ रहा है तब भी पीठ थपथपा दी, और लड़की है तू मजबूर है, तेरे को समाज से डरने की जरूरत है नहीं, दोनों की परवरिश बराबर कीजिए। बहुत सारी बातें मैंने आपसे शेयर की, आपका बहुत समय लिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपके मोहन जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि जिनके सहयोग से और मनोज राणा जी के सहयोग से कार्यक्रम हो पाया, और सबसे बड़ा धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया। देखिए मैंने आपको आते ही कहा कि मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ, और यहाँ हम रुकेंगे नहीं, ये गांव हम आपके साथ सेलिब्रेट करने आते रहेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो अगला भी आप ही के साथ मनेगा। तो आपका सहयोग चाहिए, आप भी अपने बारे में बताइए, आप अपने बारे में आके कुछ विचार रखिए, आप बताइए कि हम ये चाहते हैं, हमें ये कठिनाई है। मैं ये नहीं कहती हम कठिनाई दूर कर पाएंगे, पर मैंने अभी जो एक शब्द यूज किया कि संवाद से सॉल्यूशंस आते हैं, समस्याओं का निवारण होता है। तो जब हम आपस में बातें चर्चा करेंगे तो उससे कोई ना कोई निवारण अवश्य निकलेगा।
तो आप सबको मेरा नमन और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय यहाँ के लिए निकाला। और मोहन जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आपने इतने कम समय में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।